नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि आप लोगों को अब पता चल चुका है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स चला रहा है, जिसमें इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विथ करंट अफेयर यानी इसके साथ यह जारी है। दोस्तों, यह जो विषय है हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ शिक्षक रशीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर प्लेसेस एंड न्यूज़, आर्ट एंड कल्चर प्लेसेस न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम और रिपोर्ट एंड इंडेक्स। तो इस तरह से आपका यह कंप्लीट पैकेज होगा और एक साल के सभी जो करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे थे उन सब की चर्चा की जाएगी, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित की गई हैं? तो यहाँ पर दिया गया है बीकन। दोस्तों, प्रोजेक्ट बीकन यानी यह 1960 के दशक में शुरू किया गया था। यह BRO यानी सीमा सड़क संगठन का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। यह परियोजना वर्तमान में कश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव का कार्य देख रही है। दूसरी है दंतक परियोजना। दोस्तों, दंतक परियोजना इसकी स्थापना 1961 में भूटान से सड़कों, दूरसंचार नेटवर्क और ऐसी अन्य ऐतिहासिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य के लिए की गई थी। यह भी ठीक है। तीसरा है प्रोजेक्ट संपर्क। तो प्रोजेक्ट संपर्क इसे 1975 में BRO द्वारा शुरू किया गया था। यह जम्मू, कठुआ, डोडा, उधमपुर, राजौरी, रियासी और पुंछ के सीमावर्ती जिले में रणनीतिक सड़कों के निर्माण, सुधार और रखरखाव का कार्य देखता है। इसी तरह से दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्तक, यह जो है सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचिफ सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया और यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत BRO द्वारा बनाई जा रही है और इस सुरंग की आधारशिला हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को रखी गई थी। दोस्तों, इसी तरह से प्रोजेक्ट विजयक, यह क्या है? तो इसे भी BRO द्वारा वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था और यह प्रोजेक्ट हिमांक के साथ प्रोजेक्ट विजयक लद्दाख में महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार। तो ऐसे में यह पांचों जो प्रोजेक्ट हैं वह सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही विकसित किया गया है। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस PIB में आई हुई खबर है, यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाने तथा यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले? दोस्तों, यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 355। इसमें उत्तर ही 355 होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मणिपुर में इस समय अशांति फैली हुई है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लगा दिया है। तो क्या 355 लगाने से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या 355 और 356 में अंतर है? तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यह जो खबर है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आदिवासियों ने एकजुटता मार्च निकाला था, उसके बाद ही राज्य में बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई और इम्फाल सहित मणिपुर के अन्य पहाड़ी इलाके इसकी चपेट में आ गए और सरकार को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा। पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हिंसा को काबू करने के लिए अलग अलग इलाकों में असम राइफल की 55 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंसा प्रभावित 8 जिलों इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चूड़ा चांदपुर और कांगपेकपी और
तेगनोऊपल में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगाते हुए राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन से यह कितना अलग है 355? तो अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब राज्य विधानसभा में कोई भी दल भी बहुमत न सिद्ध कर सके। तो किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, महामारी, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के चलते समय या विधानसभा न होने या निलंबित सरकार न बन पाने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि अनुच्छेद 355 और 56 में एक उल्लेखनीय फर्क यह है कि 356 लगने की स्थिति में राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है, जबकि अनुच्छेद 355 लगने पर ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और यह है अनुच्छेद 355। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दुर्लभ रोग यानी रेयर डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सभी दुर्लभ रोग आनुवांशिक होते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में बच्चे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि दुर्लभ बीमारियां असमान स्थितियां हैं जो जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती हैं, जिससे वह घटना के मामले में बहुत ही असामान्य हो जाती हैं। दुर्लभ रोगों को प्राथमिक और माध्यमिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूर्व एक आनुवांशिक या जन्मजात दोष के कारण भी होता है, जबकि बाद वाला किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने के कारण होता है। तो यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से यह आनुवांशिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ है जो आनुवांशिक होते हैं। तो इससे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अनुसार समूह 1 वे रोग होते हैं जिनके मामले दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय दुर्लभ नीति है, इसे जो है 2021 में जारी किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस नीति के तहत देखा जाए तो दुर्लभ रोगों को 3 समूहों में बांटा गया है। तो पहले समूह में दिया गया है कि एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकारों को रखा गया है। तो ऐसे में ये दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है। दूसरा जो इसमें दिया गया है दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार, तो इसमें जो है अगर यह समूह 2 होता तब ये कथन सही हो जाता, लेकिन इसमें 1 दिया गया है, ऐसे में ये भी कथन असत्य हो जाता है। और दोस्तों, जो तीसरा समूह है ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध हैं लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। तो इस तरह से ये दोनों कथन असत्य हैं, अतः उत्तर इसका डी होगा। इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है कि हाई कोर्ट सीक्स प्रेजेंस ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी इन रेयर डिजीज केस। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेयर डिजीज, और जो प्रचलित रेयर डिजीज हैं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, रक्तवाहिका अर्बुद, ऑटो इम्यून रोग, गौचर रोग, तो इस तरह से इन्हें भी आप लोग देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांगलीपक का लिखित संविधान लोयुम्बा शेनियन औपचारिक रूप से पीताम्बर चरे रोंगबा के प्रयासों से अस्तित्व में आया था। दोस्तों, यह पहला कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोयुम्बो शेनियन कांगलेपक का लिखित संविधान औपचारिक रूप से 1110 ईस्वी में राजा लोयम्बा, जो कि 1074 से 1121 तक शासन किए थे, उनके द्वारा विकसित किया गया था। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों, मणिपुर ने चीनी व्यापारियों से बारूद बनाने की कला सीखी थी, यह कथन एकदम सत्य है। और दोस्तों, आपको यह बता दें कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समापन तक मणिपुर एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया था, यह भी कथन एकदम सत्य है। चूंकि 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समापन पर मणिपुर एक ब्रिटिश रक्षक राज्य बन गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि 1834 में राजा गंभीर सिंह की मृत्यु तक मणिपुर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका बेटा केवल 1 वर्ष का था और उनके चाचा नारा सिंह को रीजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी वर्ष अंग्रेजों ने कबाव घाटी को बर्मा साम्राज्य को बहाल करने का फैसला किया था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह जो है ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया था कब? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, और उसी के बाद राजा गंभीर सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, अतः आंसर बी होगा। तो दोस्तों, मणिपुर इस समय चर्चा में है, आप लोग देख सकते हैं कि इसी से संबंधित यहाँ पर यह खबर भी आई हुई है। तो मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये सेनापति है, उखरुल है,
कामजोंग है, यहाँ पर देख सकते हैं चूड़ा चांदपुर, इन सब क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और यहाँ अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है। केंद्र सरकार अब अपने हाथों में यहाँ का प्रशासन ले ली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, एकदम सही है। कक्षा वृत्ताकार होती है, ये भी एकदम सही है। कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के तल में स्थित होती है, ये भी एकदम सही है। और दोस्तों चौथा कथन दिया है कि कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। ये कथन असत्य हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से पूरी तरह से मेल खाने के लिए GEO उपग्रह की गति 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। ऐसे में यह चौथा कथन असत्य हो जाता है। तो दोस्तों 1, 2 और 3 इसमें सही होगा, अतः उत्तर इसका केवल ए होगा। दोस्तों भू स्थिर कक्षा जिसे GEO कहते हैं, यानी में उपग्रह पृथ्वी के घूमने के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है और इस तरह से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड पृथ्वी के ठीक उसी दर से यात्रा करती है। तो ऐसे में यह पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने इंसान को बेहाल कर देने वाली, दुनिया पर कहर बनकर टूटने वाली कोरोना महामारी का नाम तो आप लोगों ने सुना है, जिसे अब क्या कर दिया है दोस्तों, अब यह बीमारी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गई है। WHO के आंकड़ों के आधार पर महामारी की शुरुआत के बाद से 765 मिलियन से अधिक कोविड केस कंफर्म हुए थे और यूरोप में कुल मिलाकर सबसे अधिक कोविड केस कंफर्म हुए थे। दोस्तों इस महामारी में दुनिया में 70 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि लगभग 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा इस महामारी ने लोगों की मृत्यु की और इसमें अमेरिका में सबसे अधिक मृत्यु हुई। कोरोना से हुई कुल 6 मौतों में से लगभग 1 अमेरिका में हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल है क्या? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक असाधारण घटना की औपचारिक घोषणा है जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं और इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यह जो आपातकालीन व्यवस्था की आवश्यकता तब पड़ती है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न होती है और गंभीर, अचानक तथा असामान्य, अप्रत्याशित हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना की स्थिति क्या हो गई थी, तो ऐसे में यह निर्णय लेना पड़ा। तो इस तरह से कब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यह बना था, तो WHO ने बताया था कि 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। तो स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जब कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था तो चीन में 100 से कम कोरोना केस आए थे और किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन 3 साल बाद जाने का आंकड़ा 70 लाख पहुंच गया, जो कि रिपोर्ट में आया हुआ है। लेकिन लगता है कि इसमें 2 करोड़ से अधिक जानें गई हैं। तो दोस्तों यह पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को क्यों हटाया गया है, तो WHO का यही कहना है कि कोरोना को पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को हटाने का फैसला पिछले 1 साल में हुए कोविड के केस में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड का इतना बड़ा असर हुआ है कि स्कूल से लेकर ऑफिस तक बंद रहे। कई लोग इस दौरान तनाव और चिंता से गुजरे। इसने विश्व की अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर दिया। तो यही कारण है कि इसको हटाया गया है। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि मणिपुर की सीमाएं किन किन राज्यों से स्पर्श करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुच्छेद 355, 356 तथा 360 के बारे में बताएं। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।